हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम इन द रुचिकर ट्यूटोरियल्स। आज की हमारी इंडियन पॉलिटी क्लास अगेन ऑन द चार्टर एक्ट्स। इससे पहले हम अपने अर्लियर वीडियोस के अंदर चार्टर एक्ट 1813 तक हम क्लियर अपना कवर कर चुके हैं पूरा मैटर। एंड आज हमारी क्लास स्टार्ट होगी, वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जिसको कहते हैं द सेंट हेलेना एक्ट ऑफ 1833 और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833। तो जब ये एक्ट लाया गया तो क्या रीजन थे इस एक्ट को लाने के लिए। द रीजन बिहाइंड द इम्प्लीमेंटिंग दिस एक्ट। तो पहला रीजन इसका कि नो डाउट कि 1813 के चार्टर के बाद अब 20 साल बाद अगेन एक चार्टर एक्ट आना था और वो आया 1833 में। द फर्स्ट प्रोमिनेंट रीजन। सेकंड, जो पॉलिसी थी गवर्नर जनरल्स की, इंटरवेंशन और टेरिटोरियल एडवांसमेंट परस्यू बाय द लॉर्ड वेलेस्ले एंड लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड वेलेस्ले जब इंडिया गवर्नर जनरल बनकर आए तो उनकी एक बहुत फेमस पॉलिसी थी सब्सिडरी अलायंस। उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे रूलर्स का एम्पायर ब्रिटिश एम्पायर के अंदर मिक्स कर लिया, कैप्चर कर लिया। एंड द वॉरेन हेस्टिंग पूरे 10 साल तक के लिए इंडिया के गवर्नर जनरल रहे, फ्रॉम द 1813 से 1823। इन 10 साल के अंदर उन्होंने नॉन इंटरवेंशन की जो पॉलिसी थी उसको डिसॉल्व करके, उसको छोड़ करके वॉर की पॉलिसी अपनाई और एक इंडिया के अंदर ब्रिटिश एम्पायर या कॉलोनी एम्पायर का एक्सपेंशन किया। फिर द थर्ड रीजन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द इंग्लैंड। उसके होने से क्या हो गया, अ मास प्रोडक्शन इंग्लैंड के अंदर होने लग गया। अब जब प्रोडक्शन होगा तो जाहिर सी बात है कि उस प्रोडक्शन को सर्च करने के लिए मार्केट भी चाहिए, और वो मार्केट उनके लिए उस समय इंडिया से बेहतर और कोई नहीं था। जब तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हुआ मास प्रोडक्शन से, तो उससे डिमांड आने लगी कि अब आप अनरिस्ट्रिक्टेड इमाइग्रेशन करें यूरोपियंस का इंडिया में, ताकि वो अपने मार्केट के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए एक मार्केट देख सकें। वो डिमांड कर रहे थे यूरोपियंस द लेजिस फेयर ट्रेड इन इंडिया। और इन तीनों डिमांड्स के पीछे, इन तीनों इवेंट्स के पीछे एक फाइनल डिमांड जो आ रही थी कि जो कंपनी की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली है उसे एकदम खत्म कर दे। क्योंकि हमने अपने अर्लियर वीडियो में देखा था 1813 के अंदर कि उसका बेसिक की फैक्टर यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली कम करना। तो उस डिमांड आई थी कि इस कंपनी को मोर देन 200 इयर्स हो गए हैं इंडिया के अंदर, और अब आप लोग इस कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दो ट्रेड के अंदर, ताकि बाकी जो और कंपनीज हैं ब्रिटेन की, वो आके इंडिया के अंदर फ्रीली ट्रेड कर सके, अपने प्रोडक्ट्स को फ्रीली इंडिया के मार्केट में सेल आउट कर सके। पहला जो इसका फीचर आता है वो आता है, इट्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कॉमर्शियल बॉडी। अब इट इज नो मोर अ ट्रेडिंग कंपनी। अब वो ट्रेड का कोई भी वर्क इंडिया में नहीं कर सकती, और वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह इंडिया में सेटअप हो गई है। अब कंपनी को ये भी कह दिया गया कि आप अपना बिजनेस है उसको बाइंड अप कर लीजिए, और कंपनी को प्रॉमिस किया गया कि आपको एज अ कंपनसेशन जो अमाउंट है वो दिया जाएगा। तो पहला फीचर ये हो गया कि द एंड ऑफ द कंपनी एज अ कॉमर्शियल बॉडी। दूसरा, द ब्रिटिश जो कॉलोनाइजेशन इंडिया में हुआ था उसको लीगल मान लिया, और जितनी भी टेरिटरी जो कंपनी के पास थी, इंडियन टेरिटरी जो कंपनी के पास थी, उसको ब्रिटेन गवर्नमेंट की टेरिटरी मान लिया गया। ये भी कहा कि जो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं, जो कि कंपनी के बिहाफ से वहां का इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज कर रहे हैं, अब वो क्या हो जाएंगे, एक तरह से ब्रिटिश हो जाएंगे, और वो अब जो अपना रूल करेंगे वो करेंगे इन द ट्रस्ट ऑफ हिज मेजेस्टी हिज हायर्स एंड सक्सेसर्स। मतलब जो ब्रिटेन के अंदर एक तरह से एम्पायर का रूल है, किंग का रूल है, तो वो एक तरह से उसके ट्रस्टी बनते हुए उनको एक एपेक्स पे रखते, एक बिहाफ पे रखते हुए अपना रूलिंग करेंगे इंडिया के अंदर। ऑर्डर्स जो भी उनको अपेक्स से मिलेगा, मतलब जो ब्रिटेन से मिलेगा, ब्रिटेन गवर्नमेंट से मिलेगा, ब्रिटेन रूलर से मिलेगा, उसको फॉलो करते हुए वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन उनके बिहाफ पे इंडिया में करेंगे। बिकॉज अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई है, इट्स अ नो मोर अ कॉमर्शियल बॉडी। इसका थर्ड जो की फीचर है कि जो गवर्नर जनरल गवर्नमेंट थी उसको अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टाइटल दे दिया,
और जो काउंसिल थी उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसको इंडियन काउंसिल मान लिया। मतलब अब तक हमने पढ़ा था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया था, इंडियन की टेरिटरी का हो गया था। फिर द नेक्स्ट फीचर, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया का बन गया। इस चार्टर के अंदर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। A most important question from the administrative point examination point of view, जो कि पहला गवर्नर जनरल ब्रिटिश इंडिया का विलियम बेंटिक, और इससे पहले मैंने आपसे कहा था जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ कंपनी रूल के अंदर जो आएगा, जो कंपनी टेरिटरी में आएगा, वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। दोनों में ही डिफरेंस है, आप याद रखना, गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड गवर्नर जनरल ऑफ कंपनी एम्पायर। अब इसके अलावा आपको पता ही है कि 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास, चेन्नई, जिसमें बंगाल की प्रेसिडेंसी को एकदम टॉप पे रखा था। उसके बाद आती बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज, तो उनके जो गवर्नर्स थे उनके पास अब कोई भी लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं रही थी, क्योंकि उनकी सारी पावर्स जो थी वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी, जो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। जितने भी कंपनी के मिलिट्री और सिविल अफेयर्स थे कंपनी के, अब वो गवर्नर जनरल काउंसिल हैंडल करेगी, वो गवर्नर जनरल काउंसिल हैंडल करेगी। एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफाइड कर दिया था, एक कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको कर लिया था वन मैन के कंट्रोल में, और वो कौन था, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक चेंजेस और इसमें किए गए थे कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसके जो मेंबर्स थे अगेन 4 कर दिए। जब गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाई थी तो स्टार्टिंग के अंदर इसके मेंबर्स 4 थे, लेकिन 1813 के चार्टर में उन मेंबर्स को करके 3 कर दिया, ताकि वो जो गवर्नर जनरल के पास अपनी कास्टिंग वोट रहे और उसकी कुछ पोजीशन स्ट्रेंथन हो जाए। अगेन इस चार्टर एक्ट में 1833 के चार्टर एक्ट के अंदर गवर्नर जनरल जो काउंसिल थे वो अगेन 4 मेंबर की कर दी, मतलब गवर्नर जनरल और 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो हेल्प करेंगे गवर्नर जनरल को वर्क के अंदर, और जो 4th मेंबर था उसको लिमिटेड पावर ही दी गई थी। ये केवल उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था। फिर उसके बाद ये कहा था कि गवर्नर जनरल जो होगी वो इंडिया के अंदर से स्लेवरी को रोकने के लिए वर्क करेगी, बिकॉज सल्तनत एरा में, मतलब मिडेवल इंडिया की बात करें, तब से एक स्लेवरी वाला कंसेप्ट इंडिया में चल रहा था। मिडेवल इंडिया खत्म हो गई, कॉलोनी रूल स्टार्ट हो गया, कॉलोनी इंडिया में आ गई, और मॉडर्न इंडिया तक की हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो अब वो कह रहे थे कि 3 बिशप्स को इंडिया में आने को अलाउड किया था। The number of British residents in the country was increasing, so this act allowed for having the 3 bishops in India. इस चार्टर की एक इम्पोर्टेंस ये भी थी कि द इंट्रोड्यूसिंग द सिस्टम ऑफ द ओपन कॉम्पिटिशन फॉर द सिविल सर्वेंट, बिकॉज अब कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तरह सेटअप कर लिया था, तो उनको अपने लोअर रग पर या मिडिल रग पर कहीं ना कहीं इंडियंस की जरूरत पड़ रही थी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में उनका हेल्प करे। तो उसके लिए क्या था कि अब उनको एक ऐसा एग्जाम करवाना पड़ेगा सिविल सर्वेंट का जिसमें बहुत सारे इंडियन पार्टिसिपेट कर सके। तो उन्होंने एक इस चार्टर एक्ट से उन्होंने ओपन कॉम्पिटिशन फॉर द सिविल सर्वेंट की बात करी, और ये कहा कि अब इंडियंस को भी कंपनी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन मिला करेगी। इस चार्टर के अंदर एक अटेम्प्ट किया था कि जितने भी इंडियन लॉ है उनको कॉडिफाई कर दें। अब ऐसा था कि जितने भी लॉ अब इंडिया में बने वो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाएंगे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट से पास होके आएंगे तो उनको एक्ट्स कहेंगे। मतलब जब अब 1833 के बाद जितने भी एक्ट पास होंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट से उनको एक्ट्स बोलेंगे, और इससे पहले 1833 से पहले जितने भी एक्ट पास हो चुके उन्हें चार्टर एक्ट्स कहा जाएगा। और कॉडिफाई करने के लिए उन लोगों ने एक सेटअप किया, इंडियन लॉ कमीशन। इस चार्टर के द्वारा एक इंडियन लॉ कमीशन सेटअप करने की बात की गई, और लॉर्ड मैकॉले इसके चेयरमैन बने। ऐसा पहली बार। इस चार्टर एक्ट की सिग्निफिकेंस क्या थी? पहली बात कि सेंट्रलाइजेशन को इसने और मजबूत किया, गवर्नर जनरल के रोल को, पावर को और कंसोलिडेट किया। हमने चार्टर एक्ट 1773 पढ़ा था और साफ मैंने उसमें ये बात आपको क्लियर करी थी कि वो सेंट्रलाइजेशन की बात करता है, एक एपेक्स की बात करता है, हायरार्की की बात करता है। और अगेन इस एक्ट के अंदर भी उन्होंने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया को एक सेंट्रलाइजेशन दिया था कि गवर्नर जनरल
ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। वो एक हाई पोजीशन पे आ गया, सारी एडमिनिस्ट्रेटिव, सारी लेजिस्लेटिव ड्यूटी सब उसके हाथ में आ गई थी। इवन द गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास के पास भी कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं थी। तो अब यहाँ पर वन मैन शो हो गया था जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का था, जिसको एक नई डेजिग्नेशन दे दी गई थी। इसके अलावा एक सिग्निफिकेंस ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो लंबे समय से इंडिया के अंदर ट्रेड कर रही थी, उसका कमर्शियल बॉडी का जो पर्सपेक्टिव था उसे ही खत्म कर दिया कि अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट रहेगी, कमर्शियल बॉडी नहीं रहेगी। अगेन इसके अंदर पहली बात की थी कि इंडियंस को वो एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व करेंगे। ये बात उन्होंने पहली बार इस एक्ट में निकल कर आई थी। इस एक्ट के अंदर ये भी कहा था कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल्स है वो क्या करेगी, एग्जीक्यूटिव फंक्शन करेगी। तो कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन के अंदर एक सेपरेशन आ गया था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो एग्जीक्यूटिव ही वर्क करेगी। और लॉ कमीशन की बात की थी इसके अंदर। तो ये 4 पॉइंट्स है जो अपने आप को सिग्निफिकेंट करते हैं द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब चूंकि मैं अपनी हर वीडियो के एंड के अंदर एक कंपैरेटिव टेबल चार्ट बनाती हूँ ताकि उसको मेमोराइज करना आपको इजी हो जाए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इजी रहे। क्योंकि आज मैंने एक ही आर्टिकल का वीडियो बनाया है तो मैंने इसमें एक नया स्लाइड बनाया है, एक नई स्लाइड बनाई है क्विक टू लर्न, मतलब वो पॉइंट्स कि ताकि हमें फटाफट वो चीज याद आ जाए कि ऐसा क्या था 1833 के आर्टिकल के अंदर। सो उसका पहला पॉइंट है कि कंपनी का एज अ कमर्शियल बॉडी एग्जिस्टेंस खत्म होना। अब वो बन गई थी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। चार्टर एक्ट 1833 के अंदर कंपनी बिकम अ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। सेकंड जो पॉइंट हमें लर्न करना रहेगा वो कि ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया को लीगलाइज मान लिया था और कहीं ना कहीं इंडिया को ब्रिटेन का उपनिवेश मान लिया था। गवर्नर जनरल वाली जो डेजिग्नेशन थी, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो चेंज होके क्या बन गया था, गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। फिर एक ओपन कंपटीशन की बात की थी और एडमिट कर रहे थे कि वो इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व करेंगे। तो ये भी हमें एक लर्न करने में इजी रहेगा बिकॉज कुछ भी पूछ सकते हैं जब एग्जाम में पूछते हैं। तो अगर हमें ये पॉइंट्स याद रहेंगे तो ध्यान रहेगा 1833 के चार्टर्स में ये सब हैपनिंग हुई थी। अगेन इंडियन लॉ कमीशन पहली बार इस चार्टर में ही सेटअप करने की बात हुई थी और सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी इसी चार्टर का की फीचर है। ये जितने भी पॉइंट्स है ऑलरेडी 6 पॉइंट्स, ये की फीचर्स भी हैं, ये क्विक टू लर्न भी है और ये सब बता रहे हैं कि 1833 का चार्टर एक्ट था वो कितना इंपॉर्टेंट था। चलिए गाइस, आप मेरे पूरे वीडियो को वॉच कीजिए। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में डालिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी हम मिलेंगे अनादर द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 बिकॉज ये एक लास्ट चार्टर एक्ट होगा और इसके बाद सीधे ही कंपनी का रूल खत्म और इंडिया डायरेक्टली आफ्टर 1853 के बाद इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल में आ जाएगी। और अब हमारा ब्रिटेन की इन्वॉल्वमेंट बहुत हो जाएगी और कहीं ना कहीं हमारा नेशनल मूवमेंट भी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। चलिए हम जल्दी मिलेंगे विद द न्यू वीडियो ऑन द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। बाय गाइस।